जैसे ही हमारे बीच जिस तरीके से कल रात घटना घटी, उसमें जो घायल बच्चे थे उनको देखने अभी मैं पीएमसीएच में गया। उसमें से एक को रेफ़र किया गया है एम्स में। एम्स के डायरेक्टर से भी मेरी बातचीत हुई, बेड मिलने में वहाँ पे समस्या आ रही थी। बहरहाल जो घायल हैं आज तो उनकी स्थिति फिर भी बेहतर है, पर ऐसी कितनी घटनाएं और घटेंगी भविष्य में, इसका अंदाज़ा भी शायद अब लगाना मुश्किल है। बेगूसराय में घटना घटी है जहां पर बाइक सवार निर्दोषों के ऊपर, आम बिहारियों के ऊपर दनादन गोलियां बरसाते हुए जाते हैं। छात्रावास में घटना घटती है जहां पर जो बच्चे पठन पाठन के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए वहां पर हैं, उनके ऊपर आपराधिक असामाजिक तत्व आकर गोली चला के चले जाते हैं। और ऐसे में प्रशासन ना सिर्फ शांत बल्कि वहाँ पर मूक दर्शक बनकर खड़ा देखता रहता है। पुलिस अधिकारियों के मौजूदगी में कल रात की इस घटना को अंजाम दिया गया। अब इसके बाद मुख्यमंत्री बताएं कि किस पे विश्वास किया जा सकता है। अगर अपराधियों को संरक्षण बिहार की सरकार, बिहार का प्रशासन नहीं दे रहा, तो ये उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। अगर पुलिस की मौजूदगी में अगर ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, तो भविष्य में कम से कम बिहार में सुरक्षित नहीं है। इस बात का प्रमाण कल रात की घटना ने दे दिया। बेगूसराय की घटना की राजनीति में इतनी रुचि है, प्रधानमंत्री बनने का शौक है, तो कम से कम मुख्यमंत्री के पद से आप इस्तीफा दें। और मैं महामहिम राज्यपाल से भी आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से बच्चों के साथ कल रात ये घटना घटी है, इस घटना की स्वतः जानकारी हासिल करें। हम लोग तो देंगे ही, पर स्वतः इसका संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार के पास सिफारिश भेजें राष्ट्रपति शासन लागू करने की। भैया कितनी और ऐसी घटनाओं का हम लोग इंतजार करेंगे बिहार सरकार के जानने के लिए? कितने और निर्दोषों को अपनी जानें देनी पड़ेगी सरकार को इस बात को समझने के लिए कि कानून व्यवस्था यहाँ पे किस तरीके से पूरी तरीके से समाप्त हो गई। इसीलिए हम लोग आग्रह करते हैं महामहिम से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जाए। बच्चों से मैं मिलकर आया हूँ, अभी उनकी स्थिति बेहतर है, पर जो डर का माहौल है वहाँ पर, हम लोग संभवतः हम लोग जाएंगे, हॉस्टल भी हम लोग जाएंगे, पर वहाँ पर अभी तक जिस तरीके से सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, ये तमाम घटनाएं अपने आप में चिंता की स्थिति उत्पन्न करती है। नीचे बैठ जाइए, आप लोग कुर्सी छोड़ करके ऊपर चले आए। आइए और हमारे बीच ये स्वागत के पुष्प लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू जी, बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय श्री विलास पांडे जी, प्रदेश महासचिव आदरणीय श्री संजय पासवान जी, सभी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद, मंच पर विराजमान विशिष्टगण एवं संगठन के साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे आदरणीय माता पिता जी, हमारे आदर्श स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एवं बड़े भैया तुल्य राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, सभी लोग का आशीर्वाद लेकर मैं अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से करने जा रहा हूँ। श्री चिराग पासवान जी की बिहारी पर के विचार ने मुझे ये सोचने पर विश्वास कर दिया कि जिस मिट्टी ने हमें सब कुछ दिया है उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। मेरा मानना है कि राजनीति जनसेवा का प्रथम रास्ता है। इतिहास गवाह है, संघर्ष के द्वारा बड़े से बड़े तानाशाहों को उठाकर फेंका गया, देश में बड़े से बड़े बदलाव लिए गए और बिहार को आंदोलन और संघर्ष की धरती मानी जाती है।
हमारे प्यारे युवा साथी अच्छी शिक्षा और रोजगार के लिए हर दिन संघर्ष कर रहे हैं। कुर्सियाँ बदलती हैं, सरकार बदलती हैं, पर एक ही समस्याओं का समाधान कहीं नहीं हो पाता है। श्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के साथ मैं हम युवाओं को उनके राज में उनका अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। बिहार हमारी धरती है, हमारी माँ है, इसमें बसने वाले सब परिवार हमारा परिवार है। इनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मैं हर संभव लड़ाई लड़ने का प्रण लेता हूँ। मैं हमारे अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, बड़े भैया आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, लोजपा रामविलास के मुद्दे का पालन करते हुए अपने सभी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सफर पर मैं सबका साथ और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद। हमारे पूर्वजों ने देखा था, तमाम महापुरुष जो बिहार की भूमि से जिन्होंने जन्म लिया, बिहार को बेहतर बनाने के लिए जिन्होंने कार्य किया, जिन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए, जिसके आंदोलन से कई हमारे आज के वर्तमान के नेता निकल कर आए, जेपी जी हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, तमाम ऐसे नेता जिन्होंने बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया और जिन्होंने सपना देखा। मेरे पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सपना देखा भैया कि कम से कम उनके रहते हुए नहीं तो उनके जाने के बाद तो कम से कम उनके सपने पूरे हों। जेपी ने जिस तरीके से आंदोलन की शुरुआत की, छात्रों को साथ लेकर, वो अगर अपने रहते हुए अगर उस आंदोलन को अंजाम तक नहीं लेकर जा पाए तो कम से कम ये विश्वास करें कि उनके अनुयायी, उनकी आने वाली पीढ़ी कम से कम उस संघर्ष को एक पूर्ण विराम तक लेकर जाएगी। पर आज जब बिहार में अराजक परिस्थितियों को ये लोग देखते हैं तो यकीनन जहाँ कहीं पर भी ये होंगे, खुश तो नहीं होंगे। आज हम लोग जहाँ एक तरफ पितृपक्ष के लिए पूरा बिहार, देश विदेश के लोग गौतम बुद्ध की भूमि बोध गया में गए, बुद्ध ने जहाँ एक तरफ शांति का उपदेश दिया, वहीं दूसरी तरफ बिहार में आए दिन हत्याएं, लूटमार, डकैती, बलात्कार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और ये कोई राजनीतिक शब्दावली मैं नहीं कह रहा हूँ कि भैया कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, अपराध चरम सीमा पर है। हकीकत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज जिस तरीके से एक के बाद एक बिहार में हादसे हो रहे हैं, शायद बिहार के इतिहास में कभी इस तरीके की घटनाएं कभी नहीं देखी होगी। बिहार के इतिहास में क्या, देश के इतिहास में भैया इससे पहले हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि इस तरीके से दो बाइक सवार आए। मैं बेगूसराय की घटना का जिक्र कर रहा हूँ। दो बाइक सवार किस बेखौफ तरीके से दनादन आम बिहारियों के ऊपर गोलियां बरसाते हुए चले गए, बिना इस बात को सोचे हुए कि जिस सड़क पर वो गोली चला रहे हैं भैया वो एक आम सड़क थी। वहां पर बुजुर्गों को गोली लगे, बच्चों को गोली लगे, महिलाओं को गोली लगे, बिना इस बात की परवाह किए वो दोनों बाइक सवार निरंतरता में आधे पौने घंटे तक अपनी बंदूक से दनादन गोलियां बरसाते हुए चले। अफसोस होता है कि क्यों वो खौफ नहीं है अपराधियों के मन में, क्यों वो डर नहीं है अपराधियों के मन में, क्यों इतनी सरलता से अपराधी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे जाते हैं। ये अपने में प्रमाणित करता है कि बिहार में भैया कम से कम कानून का राज तो नहीं चल रहा। कानून का राज अगर चल रहा होता तो यकीनन इन अपराधियों के मन में डर होता, भय होता। इस निडरता के साथ इतने बड़े अपराध को ये लोग अंजाम नहीं दे सकते। कल रात जिस तरीके से पटना के अंबेडकर छात्रावास में अपराधियों ने घुसकर छात्रों के ऊपर गोली चलाने का काम किया, निर्दोष बच्चे जो पठन पाठन के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए जो बच्चे
हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने का कार्य कर रहे हैं, उनके कमरों में रात असामाजिक अपराधी लोग घुसते हैं और उनको गोलियों से भूनने का काम करते हैं। कितने अपराधी, कितने छात्र अभी भी पीएमसीएच में भर्ती हैं। गए थे अभी हम लोग कुछ देर पहले वहां पर। अभी भी कितने छात्र रहते हैं जिनके शरीर से गोली नहीं निकाली गई है। क्या इस राज्य की कल्पना हम लोगों ने की थी? क्या ऐसे बिहार प्रदेश की कल्पना हमारे पूर्वज करके गए थे? और अगर नहीं तो भैया क्यों अभी तक हम लोग उन्हीं लोगों को ढोने का काम कर रहे हैं जिन्होंने हमारे प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया। आज जो बिहार में सरकार चल रही है, यही सरकार पिछले 30 साल से हम लोगों के ऊपर राज करने का काम कर रही है। आज सरकार में जितने लोग हैं भैया, पिछले 30-32 साल में यही लोग तो सरकार में रहे हैं। आज ये लोग आकर बिहार में विकास की बात करते हैं, बिहार से अपराध को समाप्त करने की बात करते हैं, बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं, तमाम तरीके के बातें। पर हकीकत है कि ये सरकार से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बनाई गई सरकार है, जहां एक तरफ एक विरोधी दल था जिसको सत्ता में आने का लालच था, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनको इस बात का डर था कि जिनके साथ वो गठबंधन में है वो लोग उनकी कुर्सी को गिराने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे दो महत्वाकांक्षी दलों ने आकर एक समझौता किया और जो एक दूसरे को गलियाते थे, आज उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली। पर ये सरकार कम से कम बिहार में विकास की सोच के लिए बनी हुई सरकार तो नहीं है ना। ये सरकार इसलिए नहीं बनी कि भैया बिहार में कोई विकास के बहुत अधूरे कार्य पड़े हुए लंबे, उनको पूरा करना है, इसलिए ये सरकार बनी हो। नहीं भैया, ये सरकार मुख्यमंत्री ने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए, विरोधी दल ने सत्ता का सुख भोगने के लिए, सिर्फ इस सोच, इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आज ये लोग सरकार में आए हैं। जो महत्वाकांक्षी लोग अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सरकार में आए हो, वो कभी हम लोग की महत्वाकांक्षा पे ध्यान देने वाले नहीं और यही देने वाले नहीं। और यही कारण है भैया, क्या दशक बीत जाने के बाद, दशकों के बाद भी आज भी अगर बिहार एक पिछड़ा प्रदेश कहलाता है तो उसके जिम्मेदार यही लोग हैं जिन्होंने पिछले 3-4 दशक से सत्ता का सुख तो भोगा, पर बदले में बिहारियों को क्या चाहिए उसकी चिंता इन्होंने कभी नहीं की। आज भी बिहार आजादी के 75 साल के बाद जहां देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या बिहार को शोभा देता अमृत महोत्सव मनाना? बिहार में जहां आज भी मूलभूत जरूरतों का अभाव है, बिहार में जहां आज भी सड़क, बिजली, पानी हम लोग के बड़ी समस्या बना हुआ है, वहां पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। क्या कारण है भैया कि आजादी के 75 साल के बाद आज भी बिहार उस तरीके से विकसित नहीं हो पाया? जहां एक तरफ दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, बैंगलोर, नोएडा जैसे विकसित शहर बन गए, तो क्यों आज भी बिहार में मूलभूत जरूरतों के अभाव से बिहारियों को जूझना पड़ रहा है? अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो ये सत्ताधारी लोग ही हैं। और खास तौर पर मेरे मुख्यमंत्री जो कि निरंतरता में पिछले 17 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 2005 से लेकर अभी तक बीच के 1-1.5 साल अगर छोड़ दिए जाए तो निरंतरता में इन्होंने बिहार में इन्होंने शासन करने का इन्होंने काम किया बतौर मुख्यमंत्री के। और आज ये बोलते हैं कि भैया हम बिहार में विकास करेंगे, हम बिहार में रोजगार करेंगे, तो अभी तक इन्होंने बिहार में क्या किया? और आज जब बिहार अपराधियों की जकड़ में है तो मेरे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री को चिंता है पुनः अपनी, चिंता है प्रधानमंत्री बनने की। दिल्ली दरबार के दर्शन में मेरे मुख्यमंत्री व्यस्त है, जब बिहार में अपराधी अपनी गोलियों से आम बिहारियों को भूनने का काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री के पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं है कि जाकर उन घायलों को देखें,
एक मिनट की फुर्सत नहीं है उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जिन्होंने इस अपराधियों की वजह से अपनों को खोने का काम किया। उन बच्चियों के जाके आंसू पोंछने की फुर्सत हमारे मुख्यमंत्री के पास नहीं है जिन्होंने अपनी इज्जत आबरू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रशासन की लापरवाही की वजह से लुटवाने का काम किया। इन तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं। एक अपराधी को पकड़ा नहीं जाता बिहार में, परिणाम स्वरूप अपराध यहाँ पे बढ़ता जाता। भ्रष्टाचार आज की तारीख में बिहार में चरम सीमा पर है। शायद ही बिहार का कोई ऐसा गांव होगा जहां पर बिना घूस दिए कोई काम होता। ऐसे में भैया हम लोग किस दिशा में हमारे प्रदेश को लेकर जा रहे हैं, ये चिंतन करने की जरूरत है हम लोग को। आज बिहार अगर सुर्खियां बनता है तो सिर्फ गलत कारणों से। बिहार सुर्खियां बनता है कानून मंत्री के फरार होने को लेकर। बिहार सुर्खियां बनता है जब इनके मंत्री अपने आप को चोरों का सरदार बोलते हैं। बिहार सुर्खियां बनता है जब आए दिन बिहार में गोलियां चलाई जाती हैं, जब बच्चियों की इज्जत लूटी जाती है। सिर्फ इन वजहों से बिहार नेशनल चैनल्स में सुर्खियों में रहता है। तमाम पत्रकार साथी सहमत होंगे। अगर आप लोगों के चैनल पे कोई खबर दिखाई जाती है बिहार को लेकर तो वो विकास की खबर नहीं होती। कब हम लोगों ने आखिरी बार सुना कि किसी विकास के कार्य को लेकर बिहार सुर्खियों में रहा, कि बिहार में इतनी बड़ी योजना का शिलान्यास हुआ या बिहार में फलाना कार्य की स्थापना की गई या इसका उद्घाटन किया गया सिर्फ गलत कारणों से। अस्पताल में डॉक्टर के ना होने की वजह से, नए बने हुए पुल के ढह जाने की वजह से, बांध को चूहे उतर जाए सिर्फ इस वजह से। सिर्फ यही कारण है कि बिहार सुर्खियों में रहता है। मैं जब दूसरे प्रदेश जाता हूँ दुख होता है, शर्म से सर झुकता है दूसरे प्रदेशों में। और मैं कोई बहुत दूर दराज के प्रदेशों की बात नहीं कर रहा, यही बगल में बंगाल गया था। बंगाल में जाकर जहां एक तरफ सर शर्म से झुकता है जब बंगाली बोलते हैं कि भैया आपसे अच्छा तो हमारा बंगाल है, कम से कम यहाँ पे ये तो हो रहा है, वो तो हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जब बंगाल में रह रहे बिहारियों के हालात में देखता है, किन परिस्थितियों में वहां पे बिहारी अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन बेहतर बना लिया, अपना व्यवसाय अपने काम में रखकर, पर अधिकांश ऐसे हैं जो दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी का काम करने के लिए मजबूर हैं। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, वो वहां पर जिए या मरे। बिहार सरकार, मुख्यमंत्री को इससे फर्क नहीं पड़ता। संभवतः मुख्यमंत्री के पास इस बात की जानकारी तक नहीं है कि कितने बिहारी बिहार से दूसरे प्रदेशों में गए हैं पलायन करके। ये आंकड़े भी राज्य सरकार के पास नहीं है। वो बयान मुख्यमंत्री का जब यूक्रेन में जब वॉर चल रही थी, उस वक्त जब भारतीय छात्र बिहार वापस भारत आने के लिए जब मजबूर थे, तो उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री सार्वजनिक मन से बयान देते कि जा, हमको तो पता ही नहीं था कि इतना बिहारी बच्चा यूक्रेन में पढ़ाई करता। सोचिए, जिस मुख्यमंत्री के पास ये जानकारी नहीं हो कि कितने बिहारी बिहार से दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता मुख्यमंत्री पद पे बने। जिस मुख्यमंत्री को ये नहीं पता हो कि कितने बिहारी दूसरे प्रदेशों में मजदूरी कर रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर। गुजरात गया था, मुझे मेरे घर से रातों रात मेरे सामान सहित, मेरी माँ सहित, मेरी बूढ़ी नानी सहित हम लोग को सड़क पर फेंक देने का काम किया गया। क्यों? ताकि चिराग पासवान टूट जाए, ताकि चिराग पासवान समाप्त हो जाए। पर जो लोग चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान भी शेर का बेटा है, आदरणीय रामविलास पासवान। ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो मैं किसी से नहीं भैया। जितनी ताकत का आपको इस्तेमाल करना है मुख्यमंत्री जी, आप कीजिए।
जितना आपको मुझे प्रताड़ित करना है आप कीजिए, पर जब तक चिराग पासवान के शरीर में सांस है मैं बिहार के लिए और बिहारियों के खोए हुए गौरव सम्मान के लिए लड़ता रहा था, लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा। साथियों, मेरी लड़ाई बिहार पर राज करने की नहीं है, मेरी लड़ाई बिहार पर नाज करने की है। मेरी लड़ाई बिहार के उस खोए हुए गौरव, बिहार के उस खोए हुए स्वाभिमान को वापस लाने की है। वो समय था जब हम लोग बिहार पर गर्व करते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी पे गर्व करते थे, गौतम बुद्ध की भूमि होने पर हम लोग गर्व करते थे, महावीर की जन्मस्थली होने पर हम लोग गर्व करते थे, देश का क्या दुनिया का पहला लोकतंत्र देने पर हम लोग गर्व करते थे। पर आज अगर बिहार का जिक्र होता है तो सिर्फ अपराध, भ्रष्टाचार, डकैती, लूटमारी होती है। जब तक हम लोग बिहार के उस खोए गौरव को वापस लेकर नहीं आएंगे तब तक कम से कम चिराग पासवान तो चैन की सांस नहीं लेगा। और ये वादा आज आप लोग के बीच करके जाता हूं कि चिराग पासवान जब तक जिएगा बिहार के लिए जिएगा और मरेगा तो भी बिहारियों के लिए मरेगा। ये पर साथियों, मैं इतना भी जानता हूं कि अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में जरूरत है चिराग पासवान को आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग, आप सबको चिराग पासवान बनकर गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के बारे में लोगों को बताना होगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ लोगों को जोड़ना होगा। ये एक अहम जिम्मेदारी आज आप लोगों को मैं सौंपना चाहता हूं। बनेंगे आप लोग चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? दोनों हाथ उठाकर बताएं, बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, आज सबको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को गांव-गांव लेकर जाना है और बदले में एक विकसित बिहार मैं आप लोगों को बनाकर दूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। साथियों, अपनी बातों को समाप्त करने से पहले एक बार फिर से आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। इस बड़ी संख्या में आप लोग आज इस मिलन समारोह में आप लोग सम्मिलित हुए। मैं पुनः मेरे छोटे भाई रणधीर जी का मैं स्वागत करता हूं, उनके साथ तमाम उन साथियों का मैं स्वागत करता हूं जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ग्रहण की। पर अब स्वागत के बाद समय हम लोग के पास अब ज्यादा नहीं है। कभी भी बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे, कभी भी चुनाव की घोषणा बिहार में हो सकती है, क्योंकि जो अराजक माहौल बिहार में चल रहा है लंबे समय तक ये नीतीश जी और लालू जी की सरकार चलेगी ऐसा लगता नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को अब चुनाव की तैयारी में जुटने की जरूरत है। तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि आप सब आज से ही गांव-गांव, घर-घर जाकर अगले चुनाव की तैयारी में लग जाएं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मजबूत करने के कार्यों में लग जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। बिहारी फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चलिए सदस्य जोरदार तालियां एक बार। कार्यक्रम से खत्म करने से पहले मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह करना चाहता हूँ कि रणधीर जी ने आज हमारे माननीय